तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये वीडियो है वो क्लास जो है 11 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी से है। ठीक है, किसका है ये? क्लास 11 साइंस। ठीक है, क्लास 11 साइंस का है। जो आपका ये वार्षिक पेपर होगा भैया, कौन सा? वार्षिक वाला। ठीक है, कौन सा पेपर होगा? वार्षिक पेपर जो होगा वही है आपका। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए ये आपकी वीडियो है और क्लास 11 वालों के लिए है। जो आपका नेम रहेगा यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपका होगा, यानी कि जिस दिन आपका होगा उस तारीख को आप लिखेंगे। और जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान। ठीक है, या फिर बायोलॉजी आप लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ये क्या होता है, और मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स मतलब क्या होता है, ये कितने नंबर का है? तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 30 नंबर आपकी जो प्रैक्टिकली होते हैं, जो आपको जो है ये ऑलरेडी दिए जाते हैं, 70 नंबर ये होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, ठीक है, राइटिंग फ्रॉम हेयर, मतलब यहीं से आप लिखना प्रारंभ करें, यहीं से लिखना हमको प्रारंभ करना है। तो चलिए करते हैं। और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। क्लास 11 वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो उनके पास लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चे का भला हो सके। तो देखिए भैया, मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात हम कर लेते हैं। जैसे मैं पेपर आपको दिखा दूँ, ये है पेपर। ठीक है, पेपर आपका यही है। इस पेपर में सबसे पहले देखिए, मैं पहले बहुविकल्पी यहाँ पे कर देता हूँ। वार्षिक परीक्षा, ठीक है, कक्षा 11 वालों के लिए, विषय जीव विज्ञान है, 70 नंबर का पेपर है आपका, जो है 2.5 घंटे में आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निर्देश आ, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि आपको सभी प्रश्न आपको करने ही करने हैं। दूसरा लिखा है बा वाले में, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब जो प्रश्न है उनके सामने जो है हर एक चीज़ क्या है, अंकित किया गया। मतलब प्रश्न नंबर पहला जो है आपका, सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो कि कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के ऑलरेडी ये बन जाते हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर के। ठीक है, ये 4 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें क्रूसी, ठीक है, फॉर्म है। क्रूसी फॉर्म दलपुंज, ठीक है, जिसमें उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? कह रहा है क्रूसी फॉर्म दलपुंज किस में उपस्थित होता है। लिखना कैसे है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नों उत्तर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप लाइनिंग खींचेंगे, ऐसे 1 हो गया। अब क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर 1 में जो का वाला है आपका, आप यहाँ लिखेंगे का लिखेंगे। 4 ऑप्शन देखो, मैं पहले देख दे रहा हूँ। का, ठीक है, एक एक लाइन छोड़ करके, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको मैं देख लेता हूँ। कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, इस वाले में कह रहा क्रूसी फॉर्म दलपुंज किसमें उपस्थित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है सूरजमुखी में, ठीक है, मूली में, मटर में और गुड़हल में। तो ध्यान रखिएगा, क्रूसी फूल दलपुंज जो होते हैं ये मूली भी होता है और सरसों भी होता है, क्रूसी फॉर्म। ठीक है, तो देखिए मूली इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बा है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मूली। क्या लिखेंगे आप? मूली लिखेंगे, मूली में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका कहा जैसे बा है, तो बा आप यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? दूसरा वाला है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि की बात किया, तो मास्टर जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे
पिट्यूटरी, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें देखिए आप ध्यान से, बा वाला सही है, इसमें कौन सा सही है, बा वाला भी सही है। तो आप बा ऐसे लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गा वाला, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, यानी कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्डेयर ने। वाल्डेयर जो ऐसे थे, ठीक है, वाल्डेयर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन थे, वाल्डेयर। ठीक है। उसके बाद है बा, है बा वाला ऐसे कर दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स कवक से प्राप्त होते हैं। कह रहा कौन से ऐसे हैं जो पादप हार्मोन्स कवक से प्राप्त होते हैं, जो जिब्रेलिन होता है। कौन होता है, जिब्रेलिन, यानी कि बा वाला सही, ऑक्सिन होता ही नहीं, ए ये भी नहीं होता, साइटोकाइनिन ये भी नहीं, तो जिब्रेलिन होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो कौन होगा, जिब्रेलिन। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बा वाला ऑप्शन है, तो बा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आपको कैसे लिखना है ये हमने बता दिया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमने बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। दो का है, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ये आपका हो गया, यहाँ पे आप छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर आपको हम 2 दिखा देते हैं। ठीक है, पहले इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। चलिए हो गया। देखिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, प्रश्न उत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, अब 2 का क्या है, का वाला है, तो आप यहाँ लिखेंगे का। ठीक है, का लिखेंगे और नीचे लिख देंगे उत्तर। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रुधिर का अध्ययन हम क्या कहलाता है ये हमको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं रुधिर का अध्ययन। इसमें हेडिंग वगैरह नहीं जानना है, आपको इसे डायरेक्ट लिखना है। तो देखिए भैया, रुधिर को जिसको बोलते हैं रक्त, खून, लहू, ब्लड। देखिए ब्लड जो होता है, अगर हम बात करें ब्लड के अध्ययन को, यानी कि स्टडी को, अध्ययन को, इसको आप काले पेन से लिख दीजिएगा। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी, या इसी को बोलते हैं रुधिर विज्ञान। कहते हैं रुधिर विज्ञान कहते हैं। ये आपको क्लियर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी कि एक लाइन छोड़ देंगे आप, खा। खा का उत्तर कह रहा है इसमें, देखिए खा वाला,
दूसरे का कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस कहाँ होता है ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोमेरुलस किडनी, जिसको आप क्या बोलते हो, वृक्क, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे या फिर अंडरलाइन आप कर दीजिएगा, मोटा पेन से लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, किसमें, बोमेन, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन संपूर्ण जिसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मैलपीघियन। क्या बोलते हैं, मैलपीघियन। मैलपीघियन कैप्सूल, कैप्सूल की गुहा में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है गा वाला, ठीक है। अगर हम गा उत्तर की बात करें तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। गा वाले में कह रहा है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन राइबोसोम, किसको, राइबोसोम, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, घा वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये सब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के, एक एक नंबर के सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और जो हमने बताया पहले, इसके पहले वाला प्रश्न नंबर 1, वो भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चलिए देख लेते हैं। घा वाले में एक बात अगर करें हम इसकी उत्तर की, घा के उत्तर की, तो घा वाले में देखिए क्या कहा है, IA का पूरा नाम लिखिए। IA का पूरा नाम लिखना है। तो I हो गया, AA हो गया, इसका पूरा नाम लिखना है। तो IA का पूरा नाम क्या होगा, तो वो होगा इंडोल, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अंगा वाला क्वेश्चन। अंगा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ठीक है। कह रहा है केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंगा वाला क्वेश्चन, ठीक है मेरे शेरों। अब यहाँ पे लिखेंगे आप केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज
न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त होगा, जो कि एक नंबर के थे। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं, 3 वाला देख लेते हैं। 3 वाला क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। ये भी आपके एक नंबर के थे और ये भी आपके क्या होंगे, ज़्यादा नहीं तो एक नंबर के ये भी आपके होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 ये हो जाएंगे आपके और 5 ये, 5 4 9 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जोड़ना हुआ है, जोड़ते हुए चलना है। देखिए ध्यान से एकदम से सुनिए, ये आपका 4 नंबर का हो गया, ये आपका एक नंबर का हो गया, यानी कि आप 5 नंबर ये आपके हो गए, तो 5 4 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या होगा, का खा गा घा अंगा, 2 क्वेश्चन, अगर ये 2 नंबर के हम रख देते हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 4 14, 14 और 5 आपके हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक नंबर का ये आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखें आप, कितने कितने नंबर के सब हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है, कौन कैसे 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 आपको लिखना भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर की ये हो जाएंगे, 5 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 5 देना चाहिए था लेकिन 5 इसमें नहीं दिया है। देखिए 1 2 3 4, 4 ही नंबर इसमें दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का वाला। कह रहा अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के हैं, तो अस्थाई ऊतक की बात किया है ये। चलिए देखते हैं अस्थाई ऊतक। तो प्रश्न नंबर पहले 3 आप डालेंगे यहाँ पे 2 लाइन छोड़ करके, इसको आप इस केस से लिखिएगा, प्रश्नों उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 3 है और 3 का है, तो आप यहाँ लिखेंगे का और नीचे लिखेंगे आप उत्तर। ठीक है, अब का के जो उत्तर में है, इसमें जो कहा है, इसमें कह दिया है कि आप, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, का वाले में कहा है अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वो लिखने होंगे अस्थाई ऊतक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अस्थाई ऊतक की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपको लिखने कैसे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे उपकला ऊतक, सॉरी अस्थाई ऊतक है, अस्थाई ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अस्थाई ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। चलिए, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट टिश्यू
परमानेंट टिश्यू जो होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको बना देना है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा जो प्रकार होते हैं, पैरेनकाइमा, इसको क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को जो पैरेनकाइमा होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है, स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। आपके ये मान के चलिए ये 3 प्रकार के हो गए और ये आपके 2 प्रकार के हो गए। देखिए परमानेंट टिश्यू की क्या बोलते हैं, अच्छा ये भी लिख लीजिए, हम देखिए इसकी हिंदी भी बता देंगे, ऐसा नहीं कि आपको टोटल इंग्लिश ही बता देंगे। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होता है। परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हैं, अस्थाई ऊतक बोलते हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हैं, सिंपल सरल अस्थाई ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सरल अस्थाई ऊतक बोलते हैं। मैं आपको हिंदी में जैसे लिख के बता दे रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, जटिल, जटिल अस्थाई ऊतक, जटिल अस्थाई ऊतक बोलते हैं। परमानेंट पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, तो मृदूतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृदूतक बोलते हैं। और कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं, ठीक है, स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। और जाइलम अब तो जानते हैं कि ये जाइलम होता है और ये फ्लोएम होता है, ठीक है, ये हमने प्रकार बता दी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम का वाला देख चुके हैं, खा वाला देख लेते हैं, ठीक है, खा वाले को। जो खा वाला है तीसरे का, वो इस प्रकार से है। खा वाला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें ऑक्सिन पादप हार्मोन्स का किसने कब पता लगाया। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन्स, ऑक्सिन
पादप हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सिन, ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 में की थी। देखिए सन भी पूछा था, सन हमने बता दिया। आप इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा 1880, या फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डार्विन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है सर्वदाता तथा सर्वग्राही किस रक्त वर्ग के व्यक्ति हैं, ठीक है, गा वाला। सर्वदाता और सर्वग्राही की बात किया, सर्वदाता और सर्वग्राही। अगर हम सर्वदाता और सर्वग्राही की बात करें यहाँ पे, तो ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर, जिसको बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता, सर्वदाता तथा AB ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सर्वग्राही कहते हैं, ठीक। ये इतना हमने लिख दिया। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो कह रहा है इसमें घा वाला। अगर हम घा वाले की बात करें, घा वाले की, तो आप देख पा रहे होंगे घा वाला कोशिका में पाए जाने वाले दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम लिखिए, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों के नाम लिखना है। तो आप लिखेंगे कोशिका में, यानी कि सेल्स में पाए जाने वाले दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कोशिका में पाए जाने वाले दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए ध्यान से। अंगा वाला कह रहा है पेस मेकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेस मेकर, तो इसमें आप हेडिंग डाल लेंगे, अंगा वाला क्वेश्चन है पेस मेकर। वैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे आप पेस मेकर, मेकर का प्रयोग हृदय गति यानी कि हार्ट गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। लाने के लिए किया जाता है। हृदय में लगाया जाता है। ठीक, ये हो गया पेसमेकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे 2 लाइन छोड़ करके, प्रश्नोत्तर नंबर 4। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 के का पे आ जाते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का क्या कह रहा है, इधर देखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का ठीक है, कह रहा है उपकला ऊतक के कार्य लिखिए। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक के कार्य लिखना है। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक के कार्य लिखना है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे एपिथेलियम या उपकला ऊतक के कार्य। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर के हैं, कम से कम आप 5-5 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला कार्य क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। सबसे पहला क्या है कि यह सुरक्षात्मक का कार्य करता है। यह
सुरक्षात्मक का कार्य करता है, जैसे चोट, सूक्ष्म जीवों आदि। ठीक है। दूसरा है यह खोखले अंगों का आंतरिक स्तर बनाता है, जैसे आहार नाल। जैसे आहार नाल। चलिए आगे देख लेते हैं। यह अवशोषण का कार्य करता है। दूसरा आगे है, चौथा वाला, यह म्यूकस जठर रस ईटीसी का उपयोगी पदार्थ का स्राव करती हैं। पांचवा है यह गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। तो 5 पॉइंट हमने लिख दिया कार्य में, जो कि आपको नंबर मिलने हैं। 3 नंबर के भी आपके हो जाते हैं। ठीक है। तीन नंबर नहीं इसमें देते हैं, 2 नंबर देते हैं ना। तो चौथा क्वेश्चन 2-2 नंबर का लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हैं तो 8 नंबर के आपके हो जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के हो जाएंगे। चलिए का वाला हो गया, अब खा वाला देख लेते हैं। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खा वाला। अब खा वाले में क्या कहा है, देखिए ध्यान से। खा वाला 30 चौथे खा कहा, इसमें दीप्तकालिता से आप क्या समझते हैं। दीप्तकालिता से आप क्या समझते हैं, तो दीप्तकालिता किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो आप हेडिंग लगाएंगे इसमें, दीप्तकालिता। दीप्तिकालिता दीप्तिकालिता या फिर फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, ये हेडिंग आगे पड़ेगी।
अब इसमें आप लिखेंगे क्या चीज़, सर्वप्रथम इसकी खोज गार्नर एवं एलार्ड गार्नर एवं एलार्ड गार्नर एवं एलार्ड ने की थी। नई लाइन से आप लिखेंगे पुष्पन के लिए जितने प्रकाश काल की आवश्यकता होती है उसे दिन की लंबाई या दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें पुंज फल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुंज फल की बात की है। किसकी बात की है, पुंज फल की। तो आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके, गा वाला है, और लिखेंगे आप उत्तर में पुंज फल। पुंज फल फ्रूट। ठीक, तो देखिए भैया पुंज फल किसे कहते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वे फल जिनके पुष्प में जायांग या बहुअंडपी होते हैं, इनके अंडप स्वतंत्र रूप से एक लघु फल बनाते हैं, जिन्हें पुंज फल कहते हैं। एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल की बात किया था तो एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, ओक एक फूल का नाम है, उसमें होता है, और चंपा, बाकी ETC। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, रुधिर के कार्यों का उल्लेख कीजिए। रुधिर के कार्य लिख दूंगा। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके आप फिर हेडिंग डालेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर के कार्य। तो रुधिर के कार्य में देखिए 2-2 नंबर का कम से कम आप 5 पॉइंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। सबसे पहला है ये गैसों यानी कि O2 और CO2 का आदान प्रदान कराते हैं। दूसरा है पोषक पदार्थ को ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ले जाने का कार्य करते हैं। तीसरा शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। चौथा रोगों से बचाते हैं। पांचवा घाव को भरते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 पॉइंट हो गए। तो आपके जो है अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका ख़त्म हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है जो आपका, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का इसका, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन के का परिसंचरण तंत्र के कार्य बताइए। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के कार्य बताना जो है ये आपको परिसंचरण तंत्र मतलब रुधिर और हृदय के बारे में आपको जानकारी लेना, हृदय के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो इसकी वीडियो भी आपको जो है प्लेलिस्ट क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको जा करके क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो हालांकि 10 का ही रहेगा लेकिन आपको पढ़ाया गया है 11 लेवल तक। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी दूँ, आप NCERT में भी इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, NCERT में आप इसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जो आपको मिलेगा पेज नंबर, जो नई NCERT है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा 197। ठीक है, 197 पे आप देखिए इसको। ठीक है, 197 देखिए पेज है, ये रहा परिसंचरण पथ। ठीक है, तो इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, इसमें से जो अच्छा लगेगा इसको आप क्या करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, परिसंचरण का हो गया। और देखिए परिसंचरण क्या पूछा है इसमें, परिसंचरण तंत्र पूछा है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र, देखिए परिसंचरण तंत्र, ये मानव परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ से मतलब ये देखिए पूरा फिगर किसके बारे में, हृदय के बारे में आपको पढ़ना, जो कि वीडियो लिंक में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे उसको, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी यहाँ तक,
और जो हमने दिखाया है यहाँ तक, ये वाला। ठीक, उसके बाद है केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लास 9 वालों के लिए पढ़ाया गया था, लेकिन वो क्लास 11 वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी आपको लिंक मिलती रहेंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि क्लास 9 वालों को पढ़ाएगा तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि क्लास 9 वालों को जो हमने वीडियो पढ़ाया है वो क्लास 11 तक ही पढ़ाया है टोटल, और तैयारी और लेवल तक ही पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी में इसको ढूंढना चाहेंगे तो एनसीईआरटी में भी ये मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 100वें पेज पे मिलेगा। किस पे? 100वें वाले पेज पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये 100वें पेज पे आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, प्योर एनसीईआरटी में आपको मिलेगा केंद्रक के। ठीक है, अब देखिए केंद्रक, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है केंद्रक, आप देख पा रहे हैं ना, ये है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक से आपको ये फिगर बनाया गया है। ठीक है, ये फिगर आपको याद रखिएगा। देखिए ये फिगर है। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ लेना, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी इसमें से आप निकाल करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया केंद्रक। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, और ये भी आपका केंद्रक का ही हिस्सा है यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि आपके जो है ये ज़्यादा नंबर के हैं नहीं, तो मुश्किल से ये आपके जो है 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है पादप हार्मोन्स जिबरेलिन के उपयोग बताइए। पादप हार्मोन्स जिबरेलिन के उपयोग बताना है, तो इसकी भी वीडियो आपकी मिलेगी। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जो कि क्लास 10 वालों के लिए पढ़ाएगा, लेकिन वो जो टॉपिक पढ़ाएगा वो 11 लेवल यानी कि तैयारी लेवल तक पढ़ाया गया है। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इसकी वीडियो आपको मिलेगी जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसा मत सोचिए कि क्या नाम क्लास 9 वालों को पढ़ाया गया, क्लास 10 वालों को पढ़ाया गया तो हम लोगों के लिए नहीं, वो आप लोगों के लेवल तक ही पढ़ाया गया था। हम जो वीडियो सब बनाए हैं वो आप लोगों के लेवल तक ही हम उसको पढ़ा करके ही बनाए हैं। उसके बाद है 6वां क्वेश्चन आ जाता है 6वें का सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखिए। इसको हम लिख दे रहे हैं। सूत्र इसकी वीडियो नहीं है। ठीक है, तो सूत्री विभाजन और ठीक है सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना था, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो 6वें का प्रश्नोत्तर नंबर देखिए, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में अंतर हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर ये 6 है। अब 6 का ये कौन सा है? तो ये 6 का वाला है। 6 का कौन सा है? वाला। तो एक तरफ आप दो का अंतर हमेशा कॉलम में ही लिखेंगे। सूत्री विभाजन की बात किया है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस सूत्री विभाजन। दूसरा आपका होगा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो ये आपको कॉलम में ही लिखने हैं। चलिए, कॉलम में कम से कम 5 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। पहला आप इसमें लिखेंगे, यह शरीर की सभी कायिक भागों में होता है।
यह शरीर की सभी कायिक भागों में होता है। यह जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कोशिकाओं में युग्मकों के बनते समय होता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। यह विभाजन यानी कि यह डिवीजन एक बार में ही पूर्ण होता है। और इसमें है, इसमें विभाजन दो बार दोहराई जाती है। तीसरा पॉइंट, एनाफेज के गुणसूत्र एकल होते हैं। और इसमें लिखेंगे एनाफेज के गुणसूत्र युग्म में ध्रुव क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट देखते हैं। गुणसूत्र बड़े अथवा कम मोटे होते हैं। बड़े और कम मोटे होते हैं। अधिक मोटे इसके गुणसूत्र तथा छोटे होते हैं। पांचवा पॉइंट, विभाजन के अंत में दो कोशिकाएं बनती हैं। और इसमें विभाजन के अंत में चार कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, ये हमने आपको अंतर बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर दाब क्या है, इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसकी वीडियो आपको मिलेगी रुधिर दाब वाला। ठीक है, लिंक इसके मिल जाएंगे, आप जो है देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का
केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। एक बीजपत्री, ये एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। एक बीजपत्री वाला एनसीईआरटी में जो आपको मिलेगा वो पेज नंबर 74 और 75 पर मिलेगा। 74 और 75 पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे एक बीजपत्री तना का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसकी फिगर की जो बात किया है, मैं आपको फिगर दिखा दूँ एक बीजपत्री तने की। यही फिगर आपको बनाना, ये दोनों, ये और ये एक बीजपत्री तना, यही दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें आरेखित पेशीय तथा हृदय पेशीय में सचित्र अंतर कीजिए, ठीक है। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इस दिखा दे रहा हूँ। तो ये मिलेगा 103(2) पर, ठीक है। अंतर पूछा ना, आरेखित पेशी तथा हृदय पेशी में सचित्र अंतर, मतलब चित्र के सहित अंतर करना। तो देखिए आरेखित पेशी, यह है आरेखित और हृदय पेशी, ठीक है। आप रेखित का भी देख सकते हैं, आरेखित का और हृदय पेशी तीनों देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप 5 पॉइंट ये भी लिख सकिएगा। और इसके फिगर की अगर हम बात करें तो हृदय पेशी और आरेखित की बात की है ना, तो हृदय पेशी और आरेखित का, तो हृदय पेशी ये रहा आपके सामने, ठीक है। ये है पहला वाला, ये हृदय पेशी है, ये आपको फिगर बनाना है हृदय पेशी। और बात किया किसकी, ठीक है, आरेखित की, आरेखित की बात किया, हाँ आरेखित की। तो हृदय पेशी ये आपका हो गया। अब अगर हम बात करें अनैच्छिक, ये तो हो गया, ठीक है। आरेखित वाला देखिए, आरेखित ये वाला, ठीक है, ये वाला फिगर, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस वाले का, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कह रहा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि कह रहा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन का। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो है सातवां क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में मिलेगा 126वें वाले पे, ठीक है। प्रथम अर्धसूत्री की बात किया, देखिए प्रथम अर्धसूत्री यानी कि फर्स्ट अर्धसूत्री फर्स्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा इसमें से, जो आपको पॉइंट ठीक लगेगा उसको आप निकाल लेंगे। कह रहा है कि चित्र के साथ दर्शाना है, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए फिगर है आपके सामने, ठीक है। ये फिगर प्रथम वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा बना देना है, ठीक है। और देखिए एक एक हेडिंग समझाना, यहाँ तक आपको समझाना प्रथम तक, ये वाला, ठीक है। ये फिगर आपका बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, समझाना, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है इसमें अथवा वाला जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो कि हमने इसको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। जो कि 10 वालों के लिए भी मिलेगा, 11 वालों के लिए भी मिलेगा। उसके बाद क्या है, आवृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले संवहन पुल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो है आपका संवहन पुल जो है, अगर हम बात करें तो इसमें जो है जैसे संवहन पुल जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो है जानकारी लेना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका पादप कोशिका सचित्र वर्णन कीजिए। तो यूकैरियोटिक और पादप कोश जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूकैरियोटिक और पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक पादप, हाँ देखिए ये है फिगर आपके सामने, ये
ये वाला फिगर देखिए लिखा ना यूकैरियोटिक पादप कोशिका, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें जो है जो जो एक एक पॉइंट इसमें दिए गए हैं सबको आप पढ़ लीजिएगा। यूकैरियोटिक पादप कोशिका जैसे कोशिका द्रव्य हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य हो गया, हालांकि इसकी जो है लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। मैं पढ़ाया हूँ ऑलरेडी ही, ठीक है, पादप कोशिका के बारे में। तो यहाँ से ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ते हुए आएंगे। इसमें गाल्जी काय वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा। तो मैंने ऑलरेडी जो है कोशिका के बारे में पढ़ाया, तो फिगर आप ये बना लेंगे, ये वाला, ठीक है। बाकी और सब लिख डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है रुधिर वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर है मनुष्य में पीयूष ग्रंथि से स्रावित विभिन्न हार्मोन्स का वर्णन कीजिए, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर आपका समाप्त होता है और आपकी ये वीडियो भी समाप्त होती है। तो हर एक बच्चे के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक बच्चे का क्या हो सके, भला हो सके। तो आप लोग हंसत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।